हे एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप बायोलॉजी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, बहुत टाइम से मैंने आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया था। बट मैं आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ लेकर आई हूँ। पहली तो ये कि मैं अब रेगुलर आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी का पूरा सिलेबस जिसमें कवर किया जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th, जिसमें कि आपको पूरा एनसीईआरटी के 22 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा एक पेस में आ जाएं क्लास 11th के, तो साइमल्टेनियसली मैं क्लास 12th के एनसीईआरटी सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है और हम जानते हैं कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आई होप कि नेक्स्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पर होगा, जो कि यूजुअली मई में होता था और इस बार डिले हुआ कोविड की वजह से। बट हमें तो अपनी तरफ से पढ़ाई करनी ही है, तो वो तो हम नहीं रोक सकते। मैं पूरा आपका पूरा क्लास 11th 12th एनसीईआरटी एंड इवन और भी बुक्स कवर करूँगी। आपकी नीट के एग्ज़ाम के पहले तक आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूँगी। साथ में, क्योंकि मैंने अब काफ़ी टाइम देना शुरू करा है आपके वीडियोस पे जो मैं बना रही हूँ, तो उसके साथ ही मैंने पूरा नोट्स पे काम करना शुरू करा है, जो आप मेरे वेबसाइट onestopbiology.com से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये वेबसाइट का नाम नोट कर सकते हैं, ये है onestopbiology.com, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मेरे से, तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो और मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगी। क्योंकि आपने ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊं, तो मैं ये एक नया चैनल शुरू कर रही हूँ जहाँ पर मैं सारे वीडियोस, नोट्स तो इंग्लिश में होंगे बट हिंदी में पढ़ा रही होंगी। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि आप सेम वन स्टॉप बायोलॉजी के इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पर मैं पूरी तरीके से सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाऊँगी। तो हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के साथ। एनसीईआरटी क्लास 11th का पहला चैप्टर जो है वो है द लिविंग वर्ड। जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग दी हुई हैं, वो आगे आपके क्लास 11th और 12th बायोलॉजी में काम आएगी। आप उसको आगे जाकर रेफ़र करेंगे, जैसे कि जो टर्म्स हैं जिससे आप क्लासिफाई करते हैं, जो हायरार्की है जिससे आप क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो ये चैप्टर स्किप नहीं कीजिएगा, और मैं खुद भी कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना चाहती एनसीईआरटी का, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ तो ऐसा इम्पोर्टेंट मिल जाता है जो आपके बोर्ड्स या नीट की प्रिपरेशन में काम आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुछ फीचर्स दिए हैं इन्होंने, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिसमें से पहला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो बेसिकली ये इस पॉइंट में ग्रोथ पे एम्फेसिस कर रहे हैं। ग्रोथ क्या है एग्जैक्टली? ग्रोथ और कुछ नहीं है, बल्कि है कि कोई भी इंक्रीज अगर होता है तो वो ग्रोथ है। इंक्रीज किस में? या तो मास में इंक्रीज हो रहा है या नंबर में इंक्रीज हो रहा है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है मास में बाय सेल डिवीजन, जो हमेशा हमारी बॉडी में होता रहता है, या नंबर में बाय रिप्रोडक्शन। राइट? तो दोनों ही तरीके के ग्रोथ को हम बोलते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि आप कहीं से अपनी पॉपुलेशन को सरवाइव कराने में, आप अपने तरीके के ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव कराने में हेल्प कर रहे हैं। और रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग। तो किसी भी तरीके के ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन, और ये ऑफस्प्रिंग के जो फीचर्स होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हमेशा सिमिलर होंगे उसके पेरेंट्स से। सेम तो नहीं होते बिल्कुल, बट मोर और लेस सिमिलर होते हैं। राइट? तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि
मेटाबॉलिज्म, जैसे कि रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सर्वाइवल के लिए मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स से बने हुए हैं। ये केमिकल्स छोटे बड़े हो सकते हैं, ये केमिकल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, फंक्शंस इनके अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बनाते हैं थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अगेन प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स से बने होते हैं, राइट। और ये सभी कुछ हेल्प करते हैं हमारे सर्वाइवल में, है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। जो चौथा पॉइंट वो है बेसिकली कि हर ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर होता है, राइट। सो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है, राइट। और उसी के थ्रू वो पूरी अपनी लाइफ बेसिकली जीता है। तो वही हो गया कि जैसे मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, वैसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिज्म को। और लास्ट जो पॉइंट है कॉन्शियसनेस का है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप हमेशा आपके सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसको लेके कॉन्शियस होते हो, राइट। आप कॉन्शियस रहते हो कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। वो आप बहुत सारे अलग अलग स्टिमुलस से होते हो। जैसे कि एनिमल्स के केस में वो स्मेल हो सकता है, वो टेस्ट हो सकता है, वो टच हो सकता है। वैसे ही प्लांट्स के केस में आपको पता है क्या होता है। तो प्लांट्स के केस में वो मे बी वाटर हो सकता है, वो उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो सकता है, उसको जितनी लाइट मिल रही है वो हो सकती है। या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को लेकर भी वो सेंसिटिव होते हैं, जैसे पॉलिनेशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसको लेकर वो सेंसिटिव होते हैं। या इवन आजकल हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, तो पॉल्यूटेंट को लेकर भी प्लांट्स सेंसिटिव होते हैं, राइट। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉन्शियसनेस होती है कि उसके सराउंडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो उन्होंने डिफाइन करा है टॉपिक वो है बायोडाइवर्सिटी का, अगेन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है एग्जैक्टली? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो भी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, राइट। तो जितने भी तरीके के स्पीशीज हैं, है ना, और जितने भी टाइप्स के स्पीशीज हैं, कहाँ पर? अर्थ पे। उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं कि एक बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है, राइट। अब हमें पता है कि बहुत सारे स्पीशीज हैं और बहुत तरीके के स्पीशीज हैं, है ना। तो यूजुअली होता क्या था पहले कि इनिशियली लोकल नेम्स दिए जाते थे इन स्पीशीज को। जैसे कि अभी भी ऐसा होता है कि हमारी मदर टंग बहुत अलग अलग होती है, नॉट इवन इन कंट्रीज, बल्कि एक कंट्री में बहुत सारी अलग अलग मदर टंग है, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। इंडिया में भी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो जैसे कि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट को या एनिमल को एक किसी अलग नाम से बुलाऊंगी। बट आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मे बी ईस्ट वेस्ट और साउथ इंडिया से होंगे, और आप उसी सेम स्पीशीज़ को एक अलग नाम से बुलाएंगे। अब होता क्या है इस केस में कि एक कन्फ्यूजन हो जाता है, और अगर हम आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को नहीं समझा पाते कि हम किस स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। अब इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा इजी करने के लिए साइंटिस्ट्स के ग्रुप में ने ये डिसाइड करा कि क्यों ना हम सारे स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करें और उनको हम क्लासिफाई कर दें कुछ ग्रुप्स में, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको नाम दे दें। और ये नाम सेम होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो हम कभी भी अगर बात करेंगे आपस में तो हम एक दूसरे को समझा सकते हैं कि हम किस एग्जैक्ट स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से जो है टर्म आया नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किसके? आइडेंटिफिकेशन के। तो अगर आपको किसी भी स्पीशीज को नाम देना है तो आपको क्या करना होगा उसके लिए?
आपको किसी भी स्पीशीज़ को नाम देना है तो आपको पहले उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना होगा, तभी आप ये बता सकते हैं कि हाँ, अगर हम दो स्पीशीज़ की बात करें तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है। वो किस डिफरेंस पे होगा? वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिफरेंस जो है उस पे होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आप बोलेंगे कि हाँ, हम स्पीशीज़ ए को अलग नाम से बुलाएंगे और बी को अलग नाम से बुलाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, आपको क्लासिफाई करना है। उसको करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है स्पीशीज़ को, और जब आप उसको आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई कर लेंगे तो आप उसको एक प्रॉपर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अकॉर्डिंग नाम दे देंगे। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे कोड्स, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनाए गए साइंटिस्ट्स के, जैसे कि बोटानिकल इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर बनाया गया प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाया गया एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए। तो अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग जब भी हम प्लांट्स और एनिमल्स आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करके एक प्रॉपर बायोलॉजिकल नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इस किस तरीके से नाम देना है, क्या ये 2 वर्ड का होगा, क्या ये 1 वर्ड का होगा, क्या ये मल्टीपल वर्ड्स का होगा? जैसे हम भी जब किसी का भी ऐसे नेमिंग करते हैं ह्यूमंस में, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा 2 वर्ड के नाम होते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। बहुत सारे लोग मिडिल नेम लगाते हैं, बहुत सारे लोग सिंगल वर्ड के नाम ही प्रेफर करते हैं। वैसे ही जब इन्होंने क्लासिफाई करना शुरू करा तो इन्होंने बाइनॉमियल ट्राई करा, मतलब 2 वर्ड्स के नाम होंगे। ट्राइनॉमियल ट्राई करा जिसमें 3 वर्ड के नाम होंगे। मल्टीनॉमियल ट्राई करा। बट अल्टीमेटली अभी जो हम यूज़ करते हैं नॉमेनक्लेचर, वो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं। तो आपका 2 वर्ड्स होते हैं, पहला वर्ड जेनेरिक और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक होता है। अब हम इसको करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ रूल्स हैं जो कहीं पर भी कॉमन है। तो कोई भी अगर बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर यूज़ कर रहा है तो वो कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करेगा ही करेगा। ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कार्लस लिनस ने दिया था बेसिकली। ठीक है, ये रूल्स क्या है ये देख लेते हैं। तो बेसिकली ये रूल्स जो हैं ये बोलते हैं कि सारे बायोलॉजिकल नेम्स हमेशा लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि इनका चाहे वो नेम का डेरिवेशन और ओरिजिन कोई भी हो, बट ये हमेशा और हमेशा लैटिन में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इन्होंने बोला रूल है वो है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो सेकंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। ठीक है, अब तीसरा वर्ड बोलता है कि अगर अगर आप बायोलॉजिकल नेम को अपने हाथ से लिख रहे हैं, अगर ये हैंड रिटन है, तो हमेशा आप इसको अंडरलाइन करेंगे और दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि ये अंडरलाइन किए जाएंगे और सेपरेटली अंडरलाइन किए जाएंगे। तो आप ये याद रखिए कि आप अपने एग्जाम्स के टाइम में, जहाँ आप बोर्ड्स में जैसे आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप बहुत जगह एग्जाम्पल देंगे ऐसे बायोलॉजिकल नेम्स के, तो जहाँ भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वहाँ पर आप हमेशा, क्योंकि आप हाथ से लिख रहे हैं बिकॉज इट इज़ हैंड रिटन, तो आप क्या करेंगे, हमेशा इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ करा है क्योंकि मेरे नोट्स हैंड रिटन है। ठीक है, तो ये कुछ उनके छोटे छोटे रूल्स हैं जो बहुत बेसिक हैं बट आपको हमेशा याद रखने चाहिए। अगर आप उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं तो बोर्ड्स में आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, अब बहुत उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप जिस भी ऑथर ने वो स्पीसीज आइडेंटिफाई करके नेम करा है उसका आप नाम भी आगे लगा सकते हैं। जैसे ये तो हमारा सबसे फेवरेट फ्रूट है मैंगो। तो मैंगो को जब हम मैंजीफेरा इंडिका लिखते हैं तो क्योंकि इसको लिनस ने ही आइडेंटिफाई करा था तो हम उनके नाम को शॉर्ट फॉर्म में आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करा कि हमने एक क्लासिफिकेशन बनाया, हमने उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाकर उसको क्लासिफाई करा। फिर अब हम क्या करेंगे कि एक पूरा अगेन एक इकोसिस्टम बनाएंगे हायरार्की के अकॉर्डिंग, सो दैट हम हर ऑर्गेनिज्म को एक ना एक लेवल पर फिट कर सके। ठीक है, अब वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होगा,
सिमिलर और डिफरेंस जो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो वो बेसिकली हायरार्की, वो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? टैक्सोनॉमी का मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टैक्सा मतलब लेमन लैंग्वेज में ग्रुप में डिवाइड करना। और ये किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सो से फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस को किसी ना किसी तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अकॉर्डिंग बाकी एनिमल्स के साथ ग्रुप किया जाता है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा सिमिलर होगा ह्यूमन से अगर कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो उसके उतने क्लोज ग्रुपिंग की जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो डिस्टेंट ग्रुपिंग की जाएगी। अब क्लोज और डिस्टेंस का क्या मतलब है? आप यहाँ पर ये एरोस देख रहे हैं, राइट? तो ये आप हायरार्की में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज बिटवीन टू स्पीशीज, दो स्पीशीज के बीच की सिमिलैरिटी कम होती जाती है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट जो कैटेगरी है स्पीशीज की। तो स्पीशीज बस कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। ठीक है, अब वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में क्या होगा कि बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने दो नाम लिख दिए यहाँ पर, एक है लायन और दूसरा है टाइगर। ये स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, लियो और टिग्रिस। तो बेसिकली लायन और टाइगर दो अलग अलग स्पीशीज हैं, राइट? तो ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, बट जैसे ही हम इसके ऊपर की कैटेगरी में जाते हैं जो कि जीनस है, तो इन दोनों का जेनरा जो है वो सेम है, जिसको हम बोलते हैं पैंथेरा। ठीक है, तो अब ऐसे जितने भी स्पीशीज होंगे जो कि लायन और टाइगर से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे, उनको हम एक जीनस में रख देंगे जिसको बोलते हैं पैंथेरा। ठीक है, अब अगर आप इससे ऊपर बढ़ेंगे तो फैमिली है। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनसेस और जेनरा। तो अब ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे जिनको आप एक साथ फैमिली बोल सकते हैं। जैसे कि पैंथेरा है, वैसे ही जीनस होता है फीलिस। फीलिस होता है कैट्स के लिए। ठीक है, अब हम पैंथेरा और फीलिस को एक फैमिली में रखते हैं जिसको बोलते हैं फेलिडे, कैट लाइक। ठीक है, तो कैट्स में और टाइगर में, या कैट में और लायन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर का डिफरेंस ज़्यादा है रैदर देन लायन और टाइगर में। ठीक है, तो बेसिकली हम जितना ऊपर हायरार्की में बढ़ रहे हैं इस तरफ, उतना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है? ऑर्डर। और ऑर्डर क्या है? कैटेगरी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। तो जैसे हमने डिफरेंट जीनसेस को फैमिली में ग्रुप करा है, वैसे ही बहुत सारी फैमिलीज हैं अलग अलग जिनको हम ऑर्डर में करेंगे। तो जैसे फेलिडे है वैसे ही कैनिडे फैमिली है, डॉग लाइक। ठीक है, तो अब इन दोनों फैमिलीज को मैं एक ऑर्डर में ग्रुप कर दूंगी, और वो है कार्निवोरा, क्योंकि ये कार्निवोरस हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एक ग्रुप बना दिया कार्निवोरा, जिसमें ऐसे जितने भी फैमिलीज होंगे जिनके फैमिली लेवल पर सिमिलैरिटीज मैच कर रही होंगी, उनको मैं कार्निवोरा में रख दूंगी। ठीक है, अब एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप रिलेटेड ऑर्डर्स की बात करोगे तो रिलेटेड ऑर्डर्स क्या होंगे? क्लास होंगे, एक क्लास में ग्रुप कर दिए जाएंगे। जैसे कि प्राइमेट्स बहुत सारे हैं, है ना? तो वैसे ही एक ऑर्डर है प्राइमेटा, जिसमें कि मंकीज, गिब्बन्स, गोरिल्लास ये लोग आते हैं। तो इनको और कार्निवोरा को आप एक क्लास में ग्रुप कर दोगे जो है मैमेलिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ मैमरी ग्लैंड्स।
तो फीचर एक हो गया है, और जो कि कॉमन है सारे कार्निवोरा और सारे प्राइमेटा में, तो आपने इनको एक क्लास में ग्रुप कर दिया जो कि है मैमेलिया। वैसे अगर आप इससे ऊपर जब बढ़ेंगे तो इससे ऊपर आपको बहुत सारे फिशेस होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, है ना। इन सबको आप एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्डेटा, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप हो गए, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स या मैमल्स, इन सबको आपने क्या करा, एक साथ ग्रुप कर दिया कॉर्डेटा में। अब आप ये सोचिए कि मैंने यहाँ पर फाइलम और डिवीजन दो वर्ड क्यों लिखे हैं। अगर आप एनिमल्स को ग्रुप कर रहे हो, अगर आप एनिमल्स को ग्रुप कर रहे हो तो आप यूज करते हो टर्म फाइलम, और अगर आप प्लांट्स को ग्रुप कर रहे हो, ठीक है, तो आप यूज करते हो डिवीजन। तो ये याद रखना कि अगर आप प्लांट्स को ग्रुप कर रहे हो तो हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, और अगर आप एनिमल्स को ग्रुप कर रहे हो तो हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे ऊपर जो हाईएस्ट हमारी कैटेगरी है किंगडम की, उसका क्या मतलब है, तो बेसिकली दो ही तरीके के किंगडम होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमेलिया में चले जाएंगे, और जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई। यही चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि फंडामेंट जिनके जिनके की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर फंडामेंटली सिमिलर, तो वो स्पीशीज हो जाते हैं। अगर आप जीनस की बात करेंगे तो वैसे ही ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि सेम लिखा है जो मैंने आपको बोला, it has more characters in common in comparison to species of other genera। तो एक जेनरा के जो स्पीशीज होंगे उसमें सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा होगी rather than दो अलग जेनरा के स्पीशीज में। जैसे कैट और लायन में डिफरेंस ज्यादा है, बट लायन और टाइगर क्योंकि सेम जेनरा के हैं तो डिफरेंस कम है, ठीक है। वैसे ही फैमिली जो है हमारी ग्रुप ऑफ डिफरेंट जीनसेस होते हैं। ऑर्डर इज नथिंग बट सिमिलर कैरेक्टर्स के फैमिलीज हैं। क्लास इज रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम इज सारे क्लासेस को कंप्राइज अगर हम कर दें, और एंड में आता है किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांट। अब ये याद रखिए कि आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए ऑफ द इंटायर हायरार्की, कुछ एग्जाम्पल्स प्लांट्स के और कुछ एनिमल्स के, सो दैट अगर आप एग्जाम में कहीं पर ये डिफाइन कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर, तो आप विद एग्जाम्पल उस चीज़ को समझा सके और आपको मार्क्स अच्छे आएंगे इसकी वजह से। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए इसमें मैन ह्यूमन जो भी हम बोलते हैं जिसका बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस होता है उसको डिफाइन करा है। यहाँ पर इटैलिक्स में लिखा है इन्होंने। जीनस इज ह्यूमन, जो यहाँ पर लिखा है होमिनिडे इनकी फैमिली है, प्राइमेटा इनका ऑर्डर है, क्लास मैमेलिया है, और ये कॉर्डेट्स हैं, है ना। और एंड में यहाँ पर आ जाएगा एनिमेलिया। वैसे ही मैंगो फ्रूट जो मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका, जीनस इनका मैंजीफेरा है जैसा कि नाम में आप देख सकते हैं, राइट। फिर एनाकार्डियेसी हम बोलते हैं इनकी फैमिली है, ये सैपिनडेल्स ऑर्डर के हैं, डाइकॉट्स होते हैं ये, और एंजियोस्पर्म्स होते हैं, और ये आपके प्लांट किंगडम के हैं। आगे आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि डाइकॉट्स के फीचर्स क्या हैं, मैमेलिया के फीचर्स क्या हैं, ये आगे सारे चैप्टर्स में एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर याद कर लीजिए। और चैप्टर के एंड में कुछ ने ऐसे टैक्सोनॉमिक एड्स बताए हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स बेसिकली हम बोलते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की आप स्टडी करते हो और उनको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए आप बहुत सारे मेजर्स लेते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि आपको वो हमेशा आगे आपके काम में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्री पर्पज से हो, या कोई बायो रिसोर्स के जैसा काम कर रहा हो, काम आता है। और आप हमेशा ट्रैक रखना चाहते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी फूड चेन डिसरप्ट हुई है और कोई ऐसा प्लांट या एनिमल जो अबंडेंस में था वो फूड चेन डिसरप्शन की वजह से इंडेंजर हो गया है, राइट। या अगर हो भी गया है तो आप उसको अब कैसे कंजर्व करोगे, उसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए हमने।
तो पहला आप देख रहे हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम बेसिकली प्लांट स्पेसिमेंट्स का कलेक्शन है जिसको आप ड्राई करके, प्रेस करके और प्रिजर्व कर लेते हो शीट्स में, राइट। और आगे आप उसको कभी भी अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सकते हो। तो मुझे एग्जैक्टली याद है, मेरा ग्रेजुएशन का पहला प्रोजेक्ट हर्बेरियम बनाने का था, जिसमें हमने दिल्ली के अलग अलग जगहों से प्लांट्स के सैंपल, उनके लीव्स, उनके फ्लावर्स कलेक्ट करे थे। और हमें एग्जैक्टली बताया गया था कि आपको कैसे फोल्ड करना है और ड्राई करना है उसको। अगर आप सही तरीके से उसको फोल्ड नहीं करते हो तो वो उसका कलरेशन चला जाता है, पिगमेंट्स चले बेसिकली डेड हो जाते हैं और वो चला जाता है। तो आगे वो आपकी स्टडी में कोई हेल्प नहीं करता। तो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स या लीव्स के स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से फोल्ड और प्रेस किया जाता है, ठीक है। तो आप हर्बेरियम बनाना ट्राई कर सकते हो। बोटैनिकल गार्डन्स बेसिकली ऐसे स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्शन रखते हो और उसको आप आगे पढ़ाई के लिए भी यूज़ करते हो। जैसे कि हमारे कॉलेज में भी एक छोटा सा बोटैनिकल गार्डन था जहाँ पे हम बहुत सारे प्लांट्स जो हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करते थे, जैसे बीटरूट के हम अगर पिगमेंट्स पढ़ रहे हैं तो बीटरूट्स वहाँ पर हम उगाते थे और उससे उसको ही लेकर उससे ही एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे बोटैनिकल गार्डन्स आपको देखने मिल जाएंगे। तीसरा है म्यूजियम। म्यूजियम आपने देखा ही होगा, बहुत सारे प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स रखे होते हैं और वो बेसिकली हम उसको टाइम टू टाइम स्टडी कर रहे होते हैं, कहीं पर अगर कभी उसकी ज़रूरत है तो रेफ़र कर रहे होते हैं। वैसे ही होते हैं, जैसे म्यूजियम होते हैं प्रिजर्व्ड प्लांट्स एनिमल्स के लिए, वैसे ही जोलॉजिकल पार्क्स होते हैं ऐसे वाइल्ड एनिमल्स के लिए जिनको हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, बिकॉज हमें ये चीज़ पता है कि वो या तो इंडेंजर्ड केस में है या उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आपने भी देखा होगा बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स इंडिया में बने हुए हैं, है ना। और टाइगर एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इंडिया में, और काफ़ी टाइम से हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ह्यूमन केयर में रखा हुआ है। और आपने देखा होगा कि लास्ट कुछ ईयर्स में इसी कंजर्वेशन की वजह से उनकी पॉपुलेशन भी थोड़ी बढ़ी है। तो जोलॉजिकल पार्क्स भी आपको एक बारी विजिट ज़रूर करने चाहिए। आपको आइडिया लगता है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, हर अलग अलग एरिया में अलग अलग एनिमल्स हमने कंजर्व करके रखे हुए हैं। लास्ट एक टर्म जो दिया हुआ है वो कीका है, कि बेसिकली एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जिसको आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हो, और इसको आप सिमिलैरिटी के बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो और डिससिमिलैरिटीज़ के भी बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी भी ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो तो हम उसको कपलेट बोलते हैं, ठीक है। और हर स्टेटमेंट की में जो होता है वो एक लीड होता है जो आपको बता रहा होता है कि हाँ, इस तरीके से ये दो स्पीशीज अलग हैं या इस तरीके से ये दो स्पीशीज सिमिलर हैं। तो इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है। ऑल्दो बहुत बेसिक चैप्टर है बट हमें मिस नहीं करना चाहिए कुछ भी। जो नए हैं क्लास 11th पे उनको बिल्कुल इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे जो आपकी ये नेमिंग है, जो अलग अलग आप नाम सुनोगे उसको आप आइडेंटिफाई करोगे इस रूल्स के बेसिस पे। आप हमेशा जो मैंने हायरार्की बताई उस बेसिस पे कैटेगराइज करोगे सारे सारे ही स्पीशीज़ को, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है। तो आप ये एक बार यूनिट अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे भी पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट फॉर श्योर क्लियर करूँगी। आई होप आपको ये यूनिट समझ में आया है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, सो दैट आपको जितने भी वीडियोस आप आएंगे आगे वो सारे अपडेट्स मिलते रहें और आपकी पढ़ाई बीच में गैप ना हो, आप रेगुलर रहें आपकी पढ़ाई के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।